नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और आज हम गांधी युग को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसको हम आगे ले जाएंगे। इससे पहले हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण पढ़ ली हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह, फिर हमने पढ़ा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और फिर हमने पढ़ा था खेड़ा सत्याग्रह लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि आखिरकार सत्याग्रह और आंदोलन में सैद्धांतिक अंतर क्या है। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था और आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर खिलाफत आंदोलन। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन एक ही है, क्योंकि ज़्यादातर किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर खिलाफत स्लैश लगा करके असहयोग आंदोलन दोनों दे देता है, जबकि उसमें पूरी बात जो होती है वो असहयोग आंदोलन की रख दी जाती है, उसमें खिलाफत आंदोलन के बारे में कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उनको ढंग से पढ़ें, क्योंकि आयोग जो है इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही सवाल बनाता है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे खिलाफत आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इनको जो है हम जानेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन। हेडिंग डाल लीजिए खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन का समय हम जान लेते हैं कितना है, 1919 से 1922। 1919 से 1922 तक का समय है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत का अर्थ क्या है? खिलाफत का अर्थ है विरोध, खिलाफ, किसी के खिलाफ हो जाना, किसी के विरोध में हो जाना। तो ये जो है उर्दू भाषा का शब्द है खिलाफत, और खिलाफत का अर्थ है यहाँ पर विरोध। विरोध किसका? तो स्पष्ट सी बात है, ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजी सरकार का विरोध यहाँ पर करेंगे कौन? भारतीय मुस्लिम। इसीलिए इस आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। देखेंगे हम इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। अब हम जरा देखें इसकी पृष्ठभूमि क्या है, खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, आखिरकार क्यों शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। तो मेरे बच्चों, खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ है इसकी पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो इसकी पृष्ठभूमि शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध से। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड और जो ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य कौन सा है? हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मुस्लिम साम्राज्य था, जिसके अंतर्गत ईरान, इराक, मिस्र, इजिप्ट, ये सारे के सारे क्षेत्र आते थे। उस पूरे साम्राज्य को हम ऑटोमन साम्राज्य कहते थे। और ऑटोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी इस्तांबुल। और ऑटोमन साम्राज्य का जो प्रमुख जो कैपिटल एरिया था वो था तुर्की। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ और ब्रिटेन और फ्रांस एक तरफ हैं और युद्ध कर रहे हैं किसके साथ? ऑटोमन साम्राज्य के साथ, मुख्य रूप से तुर्की के साथ युद्ध चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुर्की में एक चीज और है, वो क्या है? तुर्की में एक पद है विद्यार्थियों जो कि है खलीफा का, खलीफा का पद है। खलीफा कौन है? तो खलीफा है विद्यार्थियों मुसलमानों का धार्मिक गुरु, सर्वोच्च धार्मिक गुरु। जैसे ईसाइयों में सर्वोच्च धार्मिक गुरु होते हैं पोप, ठीक है, हिंदुओं में सर्वोच्च धार्मिक गुरु होते हैं शंकराचार्य। अब शंकराचार्य एक तो वो थे जो हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत में हम पढ़ते हैं जिनका जन्म कालीडी गांव में हुआ था, है ना। और वर्तमान में जब शंकराचार्य की बात होती है तो हमारे जो चार पीठ हैं, है ना, जो चार शक्ति पीठ हैं, उनके जो मुख्य पुजारी होते हैं उनको शंकराचार्य कहा जाता है। तो हिंदुओं में सर्वोच्च जो धर्मगुरु हैं वो है शंकराचार्य, ईसाइयों में सर्वोच्च धर्मगुरु हैं पोप, उसी प्रकार से मुसलमानों में सर्वोच्च धर्मगुरु हैं खलीफा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर खलीफा का पद है तुर्की में। और हो ये रहा है कि चूंकि तुर्की पर हमला हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है खलीफा के पद को भी लेकर मुसलमानों में संशय है। तो यहां पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिनका नाम था जॉर्ज लॉयड, मैं लिख देता हूं, ठीक है, जिनका नाम था जॉर्ज लॉयड। जॉर्ज लॉयड ने एक घोषणा की। उन्होंने घोषणा ये की कि हम मुसलमानों के जो धार्मिक मामले हैं
ठीक है। तुर्की में जो धार्मिक मामले चल रहे हैं, बेसिकली यहाँ वो बात कर रहे थे खलीफा के पद की, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी जो खलीफा का पद है वो जैसा का है वैसा ही बना रहेगा। इस विश्व युद्ध के दौरान हम खलीफा के पद को, या जो तुर्की में जो धार्मिक भावनाएं मुसलमानों की जुड़ी हुई हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आखिरकार जॉर्ज लॉयड ने ऐसा क्यों कहा? तो जॉर्ज लॉयड ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे इस विश्व युद्ध में, इस प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। मुख्य रूप से भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। तो बच्चों, भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जॉर्ज लॉयड ने एक घोषणा की कि जो खलीफा का पद है वो जस का तस बना रहेगा, और तुर्की में जो धार्मिक चीजें चल रही हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, खलीफा का पद सुरक्षित रहेगा और धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन बच्चों, ऐसा हुआ नहीं। 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो इंग्लैंड और फ्रांस ने तुर्की को अपने अपने हिसाब से बांट लिया, और जो मुसलमानों से वादा किया गया था कि आपके धार्मिक मामलों में तुर्की में कोई इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उस संधि को उन्होंने तोड़ दिया। और यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से मुसलमानों से किए गया वादा जो था कि आप हमारा विश्व युद्ध में साथ दीजिए और हम खिलाफत को जारी, मतलब जो खलीफा का पद है उसको हम जारी रखेंगे, उस वादे को उन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, बात समझ रहे ना? यानी मुसलमानों के साथ जो वादा किया गया था इंग्लैंड की ओर से, उस वादे को तोड़ दिया इंग्लैंड ने और खलीफा के पद पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस बात से संपूर्ण विश्व के मुसलमान रोषित हो गए, खफा हो गए, और जब भारत की बात आई तो भारत में भी इस प्रकार के कार्य की बड़े पैमाने पे इसकी आलोचना की गई, विरोध किया गया, और अंत में भारतीय मुसलमानों के एक दल ने ये फैसला लिया कि हम हमारे ऊपर हो रहे, हमारे धर्म के ऊपर हो रहे जो अत्याचार हैं, हमारे इस्लाम के ऊपर जो हमला हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, उसकी हम निंदा करेंगे और हम एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, और वो आंदोलन जो है कहलाया खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो मैं समझता हूं इसकी पृष्ठभूमि जो है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए, ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकारों को छीन लिया गया तो विश्व भर के मुसलमान जो है एकत्र हो गए तुर्की के सुल्तान के समर्थन में, और उन मुसलमानों ने इसको अपने धर्म के ऊपर हमले के रूप में लिया, और भारत में भी इसकी जो है निंदा होनी शुरू हो गई, है ना। तो भारत के मुसलमानों ने भी ये फैसला किया कि अब हम जो है अंग्रेजों की खिलाफत करेंगे। अच्छा, भारत की स्थिति की बात करें तो इस समय गांधी जी भारत में ही हैं। जब उन्होंने ये महसूस किया कि भारतीय मुसलमानों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति काफ़ी रोष है, तो इन्होंने इसको एक मौके की तरह लिया। गांधी जी ने ये सोचा कि यदि इस मौके को भुना लिया जाए, किस तरीके से, हिंदू तो मेरे साथ हैं ही, ऑब्वियस बात है, गांधी के साथ हिंदू समुदाय शामिल है, और मुसलमान अभी क्रोधित है अंग्रेजों से, तो अगर हिंदुओं और मुसलमानों को मिला दिया जाए तो एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है जिससे ब्रिटिश सरकार की नींव को हम हिला सकें। गांधी जी ने इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में लिया, और उन्होंने इस मौके को भुनाना समझा एक आंदोलन के रूप में। उन्होंने कहा यदि हम इसको कैश कर लेते हैं तो हिंदू और मुसलमान मिलकर एक संगठित आंदोलन खड़ा कर पाएंगे, जो ब्रिटिश आंदोलन के विरोध में किए जाने वाला सबसे बड़ा आंदोलन होगा अब तक का। ये गांधी जी का विचार था। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत तब होती है जब 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ। 23 नवंबर 1919 को गठन हुआ बच्चों किसका? अखिल भारतीय खिलाफत समिति का। अखिल भारतीय खिलाफत समिति, अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ बच्चों 23 नवंबर 1919 को। ठीक, और इस समिति के गठनकर्ताओं में दो व्यक्तियों के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
किन्होंने इसका गठन किया, ये नाम महत्वपूर्ण है, और वो है मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली। मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली। अब देखो ये ध्यान रखना बच्चों, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ठीक है, ठीक है, इस बात से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने समझ लो मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये तो पक्के राष्ट्रवादी हैं। मोहम्मद अली जिन्ना तो देशद्रोही है, ठीक है। तो ये है मौलाना शौकत अली और ये है मोहम्मद अली, ये जिन्ना नहीं है, और ये दोनों भाई हैं, और इन दोनों भाइयों को हम कहते हैं अली बंधु, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से सवाल आ जाता है कि अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किसने किया, तो वहां पर हो सकता है दोनों नाम ना दे, केवल इतना लिख दे अली बंधु। तो ये है विद्यार्थियों अली बंधु जिन्होंने गठन किया अखिल भारतीय खिलाफत समिति का। क्यों किया, तो रीजन आप लोगों के सामने है, इसलिए किया क्योंकि ये तुर्की के सुल्तान के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति आवाज उठाना चाहते थे सभी भारतीय मुसलमान, इसलिए इन्होंने गठन किया किसका, इसीलिए इन्होंने गठन किया विद्यार्थियों अखिल भारतीय खिलाफत समिति का। अब इसके अध्यक्ष कौन बने, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरे बच्चों इस समिति के पहले अध्यक्ष बनाए गए महात्मा गांधी, काफी महत्वपूर्ण बात है ये, और इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता उस समय पे कितनी प्रबल थी, कितने बड़े पैमाने पे चल रही थी। इस अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष बनाए गए गांधी जी, और अब यहां से ये प्रारंभ हुआ कि अब हम बड़े पैमाने पे अंग्रेजों का विरोध प्रारंभ करेंगे। मुसलमानों ने अपना नेता महात्मा गांधी को चुन लिया था। इसी दौरान गांधी जी ने 20 जून 1920 को, अब मुसलमान तो गांधी जी के पक्ष में है, आप देख ही रहे, अखिल भारतीय खिलाफत समिति बनी, मुसलमानों ने अपना नेता महात्मा गांधी को चुन लिया। अब जोड़ना था किसको, अब जोड़ना था हिंदुओं को, इसलिए 20 जून 1920 को इलाहाबाद में, 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की बैठक हुई। सही है ना, मुसलमानों ने अपना नेता चुन लिया किसको, मुसलमानों ने अपना नेता महात्मा गांधी को चुन लिया, और 20 जून 1920 को हिंदुओं को जोड़ने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ने इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता की बैठक की, और इस बैठक में ये तय हुआ कि अब आंदोलन को करने के लिए असहयोग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, असहयोग को हथियार बनाया जाएगा। इस आंदोलन को करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा वो है असहयोग। असहयोग का सीधा सा मतलब क्या है कि अब सहयोग नहीं करेंगे भारतीय लोग अंग्रेजों का, ठीक है। उनके द्वारा बनाई गई वस्तुएं, उनके द्वारा जो चीज़ें भारत में बेची जा रही हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो उनके द्वारा बनाए गए जो भी चीज़ें हैं, उन सबका हम विरोध करेंगे, चाहे उनके द्वारा बनाई गई नीतियां हों, इन सबका विरोध करेंगे। तो इस मीटिंग में ये तय हुआ कि असहयोग को हथियार बनाया जाएगा इस युद्ध को लड़ने के लिए। ठीक, अब जैसे ही ये चीज आई कि असहयोग किया जाएगा, यानी हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, वैसे ही कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव की कड़े शब्दों में निंदा की। जैसे हम देखें तो इस आंदोलन का, इस प्रस्ताव का कि असहयोग को अस्त्र बनाया जाए, सबसे ज्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति थे C.R. दास। C.R. दास ने सबसे ज्यादा विरोध किया। C.R. दास कौन है? चित्तरंजन दास। ठीक है, जब ये बात आई कि असहयोग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो C.R. दास ने इसका सबसे ज्यादा विरोध किया, चित्तरंजन दास ने सबसे ज्यादा विरोध किया। और विरोध का कारण क्या था? तो जब असहयोग को अस्त्र बनाने की बात आई तो असहयोग में यह भी कहा गया था कि हम विधान परिषदों का भी विरोध करेंगे, हम विधान परिषदों में शामिल नहीं होंगे। तो विधान परिषदों में शामिल होने के प्रश्न को लेकर C.R. दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया कि ये चीज गलत है, हमें सरकार में शामिल रहना चाहिए। जबकि असहयोग का मतलब है कि हर चीज से अलग हो जाना, जबकि C.R. दास का कहना था कि नहीं, हमें सरकार में शामिल रहना
चाहिए। तो CR दास ने असहयोग के प्रस्ताव का सबसे ज्यादा विरोध किया। और अन्य लोगों में अगर हम देखें कि किस किस ने इसका विरोध किया तो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने विरोध किया है, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया है, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल ने विरोध किया है, ठीक, और GS खारपड़े ने भी इसका विरोध किया है। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया, एनी बेसेंट ने विरोध किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया। और एनी बेसेंट ने विरोध क्यों किया, तो उनके विरोध करने का जो लॉजिक था वो बहुत ही सिंपल सा था। एनी बेसेंट ने इसलिए विरोध किया क्योंकि जब हमने एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन पढ़ा था उस समय हमने जाना था कि एनी बेसेंट का लक्ष्य कभी भी अंग्रेजों का प्रत्यक्ष विरोध करना था ही नहीं। एनी बेसेंट केवल इतना चाहती थी कि जो व्यवस्था आयरलैंड में चल रही है वही व्यवस्था भारत में आ जाए। बात समझ रहे हैं ना? वो कभी नहीं चाहती थी भारत पूरी आज़ादी प्राप्त कर ले, पूर्ण स्वराज प्राप्त कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सीधी सी बात इतनी थी कि जैसे आयरलैंड में चल रहा है, यानी स्वशासन हमारा हो जबकि सर्वोच्च पद पर रानी रहे, वैसा ही वो भारत में भी चाहती थी। अब उस समय तक गांधी जी नहीं थे, लेकिन अब गांधी जी इंडिया में है तो गांधी जी का जो विचार है, जो उनकी विचारधारा है बिल्कुल अलग है। वो किसी की सुनते नहीं है, वो अपना जो है उसी को मानते हैं। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जब असहयोग की बात आई कि हम अंग्रेजों का सहयोग करेंगे ही नहीं, तो एनी बेसेंट को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा अरे भाई ये तो जो हमारे सिद्धांत है उनके बिल्कुल खिलाफ है। इन्होंने कहा ये तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है कि अंग्रेजों का आप सहयोग मत करो, हमें अंग्रेजों का सहयोग करना चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो जिन्ना को अब तक लगता था कि नेहरू के बाद डायरेक्टली मेरा नंबर आता है, लेकिन अब गांधी जी आ गए जो नेहरू और जिन्ना दोनों से ऊपर हैं। तो ऐसे में जिन्ना को अपनी जो राजनीतिक कैरियर था वो खतरे में लगने लगा। इसीलिए विद्यार्थियों, इन दोनों व्यक्तियों ने, ध्यान रखना, इन दोनों व्यक्तियों ने कांग्रेस छोड़ दी। ठीक है, कांग्रेस छोड़ दी। ठीक, इन दोनों व्यक्तियों ने कांग्रेस छोड़ दी। एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। काफी महत्वपूर्ण बात है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट ने कांग्रेस से कब त्याग पत्र दे दिया, तो यही समय है 1920 का। कारण आप लोगों के सामने है। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलिए, तो ये हुआ यहां पर, और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहां से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और इसी बीच कई सारे लोगों ने इसको समर्थन दिया और दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। इसको मैं हटा देता हूं। इसी बीच दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के इस नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया। ठीक है, और इस तरीके से दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पास हुआ और असहयोग आंदोलन का रास्ता यहां से खुल गया। ठीक है, इस आंदोलन के प्रचार में अब्दुल कलाम की एक पत्रिका जिसका नाम है अल हिलाल, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और इस तरीके से आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, अब प्रश्न पूछता है कि आखिरकार ये आंदोलन समाप्त कब हो गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन समाप्त कब हो गया, तो बच्चों 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया।
ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि 1924 में जब तुर्की में सरकार बनी तो तुर्की की सरकार ने खलीफा के पद को पूर्णतः समाप्ति कर दिया, और जब खलीफा का पद समाप्त हो गया तो जब खलीफा का पद ही नहीं है तो उनके समर्थन में आंदोलन करने का क्या मतलब है? इसीलिए 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। ये था विद्यार्थियों पूरा का पूरा खिलाफत आंदोलन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो ये था विद्यार्थियों खिलाफत आंदोलन। इसके सारे पॉइंट्स जो भी एग्जाम में आ सकते हैं वो सब हमारे सामने हैं। चलिए विद्यार्थियों, तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने चर्चा की खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, वीडियो थोड़ा छोटा सा था लेकिन ऑल ओवर था, जितनी भी चीज़ें एग्जाम में आती हैं वो सारी की सारी इसमें मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, इसका अगला खंड होगा मुख्य रूप से असहयोग आंदोलन। तो अगले चरण में हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन की। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ वीडियो के दौरान समझ में ना आई हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो, तो बेझिझक हमसे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसका अगला खंड कुछ ही घंटों के अंतराल पर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।